Ghazia Wasim, have you done with your quiz? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बाकी सब क्या पेपर दे के गायब हो गए? पता नहीं था क्लास होनी है आज। आप लोगों का हो गया क्विज? कैसा हुआ? सबका ठीक हो गया?
मैम इतने तो एमसीक्यूज ही रह गए हमारे। चलो, अभी इतना इनफ टाइम देने के बावजूद तुम लोग कितने एमसीक्यूज रह गए? हाँ, मैम अब जब पहले आ ही सिनेरियो रहे थे तो वो भी तो सोच के करने थे, अब 50 सेकंड भी हैं तो वो समझ नहीं आ रहा था इतने सिनेरियोज में भी। मेरे तो आए ही पहले सारे सिनेरियोज थे और बाद में नीचे वाले देखे तो वो इजी थे। सिनेरियोज 3-4 थे, बाकी सारे सिंगल लाइन क्वेश्चन थे। मैम अब मेरे बारी आए ही पहले सिनेरियोज थे और मेरे मेरे ऑलमोस्ट 11 तक मैंने किए थे, बाकी सारे रह गए। मैं क्या कह सकती हूँ, तो शफल होके आने थे, हर एक के पास शफल ही होके आए हैं। तो कुछ जो थे 3-4 ही थे, तो आपने इतना टाइम क्यों उन पे लगा दिया सिनेरियोज पे? जल्दी जल्दी करके मैम आगे। अब जैसे वो आपने ओबीस में एक पूछा था लीवर की भी डिजीज का ना, तो वो उसको भी सोच के करना पड़ा था कि उसके सिम्टम्स ये थे। अब आपने सिरोसिस में एक श्रिंकेज बताया था, ठीक है, उसकी जो उसकी बॉर्डर था वो इरेगुलर हो जाता है, ये जो मेन मेन हमें पता थे। अब वहां पे जो लिखे थे वो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये ओवरऑल मल्टीपल सिस्टिक थे और वो जो कॉम्प्लेक्स वगैरह में थे उसमें वो चीजें बताई हुई थी, सिरोसिस का तो कहीं था ही नहीं मेन। जो कंफर्म आंसर था वो तो एक ऑप्शन था, बाकी तो कंफ्यूजिंग थे ही इतने। लेकिन जो कंफर्म आंसर था उससे पता चल जाता था कि हाँ भाई ये उसका कंफर्म ही है। एक एक वर्ड जो था ना वो क्लियर बताता था कि उसकी वजह से ही है। मैम मेजोरिटी क्लास के ही एमसीक्यूज रहे हैं। मैं इतना यस बल्कि मैम। टाइम देने के बाद जो है, मैं रात को खुद देख रही थी, मैंने कहा इतना टाइम दे दिया है, तो 5-5 सेकंड के अंदर जो है एमसीक्यूज हो रहे थे, तो बहुत टाइम दे दिया मैंने। चलो अब इतना तो, अब जो हमारा ऑफिशियल टाइम था, जितना कहा गया था कि 55 सेकंड मैक्सिमम दे सकते हैं आप, 50-50, लेकिन मैम ये भी देखिए ना, अब आपने चले वो करके कि चलो चीटिंग नहीं करें तो हमें टाइम कम मिलता है, यही हम यूनिवर्सिटी में होते कि तो 30 मिनट्स हमें या मैक्सिमम हम लोग को 45 मिनट्स ड्यूरिंग लेक्चर कि चलो हमारे सामने बैठे बच्चे कर रहे हैं तो मैम वो उतना टाइम मिलता है तो हम लोग वो अच्छे से कर पाते हैं सारा सोच सोच के आपको पता ही कि है अच्छा ये सारा चीज होगी नेट तो पे ये सब नहीं। कुछ हो रहा है, ठीक है सर, हमें नहीं पता, हमारे सामने तो बच्चे बैठे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये होता है कि आपके पास ना मोबाइल हम लोग अलाउ करते हैं, हम सामने खड़े होते हैं, पेपर चीटिंग नहीं हो सकती वहाँ पे। तो ना हम आपको देख सकते हैं ना कुछ, इतना अगर 30 मिनट्स आपको दे दें तो बच्चे तो आराम से वो बुक्स खोल के बैठ जाए या अपने लेक्चर्स खोल के बैठ जाए, तो आराम से चीटिंग हो सकती है। और मैम अब इतना इतना भी टाइम नहीं था कि आप बुक्स खोल के बैठ जाए, मतलब टाइम मैम जब बहुत सिनेरियो आराम वाले से पेपर था। सिर्फ सिनेरियो वाले जो मेरा उसमें तो अच्छा खासा टाइम लग रहा है। है ना, तो मुझे ठीक है आप लोग स्टूडेंट हो उस तरह, लेकिन मैं फिर भी एज अ स्टूडेंट बन के भी मैं कर रही थी, तो मैक्सिमम मुझे 10 सेकंड रीड करने में लगते थे। और जो है ना अगले पूरा 1 मिनट होता था। 1 मिनट बहुत मैम बहुत हर बच्चे का कैलिबर एक जैसा नहीं होता ना, तो मतलब कोई जरा जल्दी स्टेटमेंट समझ जाते थे, कोई जरा लेट। 18 मिनट से मैम जरा टफ हो गया था, काफी ज्यादा, बहुत से बच्चों का नहीं, पूरे ही नहीं हुए, एटलीस्ट पूरे ही नहीं हुए। अब तो इसमें देखो जस्ट क्या, आप लोगों ने अपने आप को इतना ट्रेन करना होता है कि हम जब एग्जाम देते हैं तो एमसीक्यू के लिए मैं वही देख रही होती हूँ कि जो बोर्ड वाले हैं उनको 50 सेकंड्स मिल रहे हैं फिजिक्स वगैरह के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वो मैथमेटिकल्स होते हैं और उनको वो जो है उनको उस तरह की सॉल्व करने के लिए इतना टाइम दे रहे हैं। आपका तो बिल्कुल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपने बस रीड किया और ऑप्शन है आपके पास, क्लिक किया फटाफट से, ना आपको सॉल्व करने का कुछ दिया है ना कुछ ऐसा, सीधा सीधा मैम दे स्टेटमेंट्स। मैम फिर भी मैम समझ ओबीस समझ के पर्सन में करना मुझे होता है, यस मैम। बताइएगा कि डायनामिक रेंज हम इंक्रीज नहीं करते क्योंकि उसमें लेयर्स फैटी लेयर्स फैट ज्यादा होती हैं, तो डायनामिक रेंज हम इंक्रीज करते हैं ताकि हमें जो ऊपर सुपरफिशियल है उसके बाद जो डेप्थ में स्ट्रक्चर है वो भी नजर आए किस में ओबीस पर पेशेंट में। इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसमें, या आप बोल रही हो? तो आपने क्या किया है? इंक्रीज मैम, क्योंकि ओबीस में देखे ना फैट ज्यादा है मोटापा ज्यादा है, तो उसमें हम डायनामिक रेंज इंक्रीज करेंगे तो हमें डेप्थ तक भी स्ट्रक्चर नजर आएंगे ना, फर्स्ट वाले तो ब्राइटर आ जाते हैं। अच्छा, आपको ग्रे के जो स्ट्रक्चर्स है ना वो ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है, ग्रे की रेंज को हम बढ़ा देते हैं। ठीक, जब हम ग्रे की जो रेंज ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको पता है ज्यादा बढ़ाने से कितने क्या होता है, इंक्रीज करने से क्या होगा, शेड्स को क्या होगा, ऑलरेडी ओबीस पेशेंट है, वाइट वाइट सारा कुछ हुआ हुआ है, ठीक है, ओबीस पेशेंट किस तरह वाइट होगा ना सारा। आप उसकी पेनिट्रेशन से तो डायनामिक रेंज का कोई ताल्लुक नहीं है ना, कि आप कह रहे हो कि आप उसका डीप भी देख सकते हो। डायनामिक रेंज तो ग्रे के शेड्स को उसमें होती है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा वाइट है, आप और इंक्रीज कर दोगे उसके शेड्स को, ठीक है, तो उसमें डायनामिक मैम रेंज। और जो उसमें था ना ब्राइटनेस ऑफ डॉट जो हमारी होती है वो स्ट्रेंथ मेनली बता रही होती है, अब उसमें था पोजीशन था डिस्टेंस था और एम्पलीट्यूड था। स्ट्रेंथ क्या होता है?
मैम अब स्ट्रेंथ और एम्पलीट्यूड ये एक होता है चीज कि तो नहीं आपको कुछ होती। चाहिए। देखो बाकी ऑप्शंस देखो क्या इतने वो होते हैं कि हमें पता होता है कि वो तो है ही रॉन्ग, ठीक है। ना तो वो टाइम बता रहा है, ना तो वो डिस्टेंस बता रहा है। ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस क्या बता सकते हैं? पोजीशन तो ऑलरेडी वो उसका दूसरा ऑप्शन था। ब्राइटनेस एक चीज मैम क्या उसकी है, स्ट्रेंथ बताती है। तो आपको बाकी ऑप्शंस भी तो देखा करो ना। बाकी ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत होते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल राइट है। मैम एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ एक चीज होती है। हाँ जी, ब्राइटनेस खुद देखो, एक ब्राइटनेस क्या चीज है, एम्पलीट्यूड बता रहा है उसका, ठीक है। मैम अब अच्छा, देखिए ना, हमारा तो ये था भी फर्स्ट टाइम एक तो, और ऊपर से सोच के हमने तो सोच के करना था ना। मैंने आपको बहुत टाइम दिया है सोचने के लिए, ठीक है। मैं अब देखो 10 सेकंड सिर्फ रीडिंग के लिए तो आपको कितना, अब इसमें भी बच्चों का डिफरेंट होता है कि रीडिंग करने के लिए उसको 2 मिनट चाहिए। एक रीड किया, ठीक है, रीड कर लिया, फिर उसके बाद आपके पास 10 सेकंड में आपने रीड किया, फिर आपके पास इतना इनफ टाइम, पूरा 1 मिनट का टाइम होता है। 1 मिनट बहुत टाइम होता है। आप सोचो सोचो, ये ऑप्शन, ये सब, अभी तक देखो 10 सेकंड्स भी नहीं हुए और सोचो सोचो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कितना टाइम होता है आपके पास? और मैम ये इतने एमसीक्यू से सारे ना बेहतर होता है कि वाइवा ले लिया इन जाए, सारे कि हैं, चीटिंग हो भी नहीं सकता है होगी। बच्चों को रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगे, वरना तो एक आधी आधी लाइन का जो था ना वो स्टेटमेंट थी, ठीक है। बहुत इजी था मेरे लिए तो। मैं बल्कि सोच रही थी, मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया, बहुत कम जो मैम था ना। सिनेरियो बेस्ड था, इसे मुश्किल हो गया मैम, समझ में ही नहीं आ रही। किस में समझ नहीं आ रही थी? चलो इसको डिस्कस करते हैं अभी, लेक्चर के लास्ट में 10 मिनट्स देके ना इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। 7 अच्छा, एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो गए मैम टोटली मेरे। कितने गलत हो गया? 7 अटेम्प्ट किया था, 2 गलत 5 सही हो गए मैम मेरे। गलत तो 7 ही किए हैं बस तुमने। हाँ ना मैम, वो टाइम बहुत कम था मैम, उसको उनको सोचने के लिए टाइम लगता है ना मैम। कि आप 7 ही सिर्फ कर सको। अब मुझे, अब आप लोगों पर गुस्सा आ रहा है। मैम सारा वो लेक्चर देखा था मैम लेकिन इससे वो बेहतर है कि आप हमारा एज समझने ए के लिए क्विज मैम थोड़ा वाइवा सा। ले लेती। मुझे मतलब नहीं वाइवा अब हमें इजी समझ लगता है देना। मसला क्या आता है, आप लोगों ने टाइम का बताया, मैंने पिछली क्लास का लिया, उन्होंने कहा टाइम कम था, मैंने उनको 30 सेकंड्स दिए थे, ठीक है। उन्होंने कहा टाइम कम था और मेरे से गलती हो गई थी, मुझसे शफल जो था वो एमसीक्यूज भी शफल हो गए थे उनके लिए, ठीक है। अब वो मेरी मैम गलती थी, इसलिए मैं उनका रीटेक ले रही हूँ, क्योंकि उनके जो मैंने कुछ ऑप्शन इस तरह के दिए थे, ए बी और बोथ ए एंड बी, तो वो ए और बी जो था वो सी पे चला गया और इस तरह शफल हो गया, ठीक है। जो उनके ऑप्शन थे वो भी शफल हो गए थे, तो वो उनको सेकंड्स भी मैंने इसलिए आपको उनको पूरे पूरे मतलब टाइम दिया 55 से पूरा 1 मिनट तकरीबन दिया है। और फिर भी आप लोगों को मसला है, तो मुझे ये मैम बताओ आप कि देखें फर्स्ट टाइम 12 ना, पहले भी तो 11 रहे हो। 11 12 पे मेरा ओपन हुआ था, ओ 11 2 पे। ये इशू है। मेरा 11 11 पे भी ओपन नहीं हुआ था। ठीक है, 2 मिनट आपका लेट हो गया। मुझे ये बताओ, आपने फर्स्ट टाइम तो एलएमएस के ऊपर क्विज नहीं दिया ना? 2 सेमेस्टर से आप लोगों का इसी तरह चल रहा मैम है। नहीं दिए हमने, एक भी क्विज लिटरली हमने मैम एलएमएस पे नहीं टाइम तो दिया। हमने मैम फर्स्ट 20 सेमेस्टर में एमसीक्यूज के कोई लिए इतने 18 सारे मिनट। एमसीक्यूज छूट गए मैम, टाइम ही नहीं था उनको मैम रीड हमारा आउट करने का और भी। मैम इतनी बड़ी बड़ी टीचर्स स्टेटमेंट हमें थी, वाइवा समझने लेते और मैम पिछली उनके दफा भी, स्टेटमेंट और बड़े बड़े थे ऑनलाइन भी बहुत। हमारा वाइवा ही समझने में इतना टाइम लगा। 10 मिनट मैम लास्ट पहले हम मेल पे देते होते थे, अब जाकर ये एलएमएस वाला सीन। लेक्चर पढ़ लो, लास्ट के 10 मिनट्स इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेक्चर रह जाना है आज का। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने किडनी पढ़ा था, किडनी से आगे हम लोगों ने अब यूरिनरी ब्लैडर पढ़ना है, ठीक है। किडनी से आपको पता है किस तरह पूरा हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो बनता है। किडनी के बाद पेल्विस से आगे क्या होता है, हमारे पास 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे यूरेटर्स आगे दोनों अटैच होते हैं, किसके साथ? यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है एंड थ्रू यूरेटर्स हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है यूरिन, ठीक है। तो उसका यूरिनरी ब्लैडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पेल्विक अल्ट्रासाउंड के अंदर। क्या है, क्या इंडिकेशन है, क्यों करते हैं, सबसे पहले हम उसकी एनाटमी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अब अगर आप देखो तो ये हमारे पास दोनों किडनीज हैं, राइट और लेफ्ट। और ये हमारे पास जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर यूरेटर्स। और सेंटर में एक पेल्विक में हमारे पास बड़ा सा सैक, मस्कुलर सैक होता है, ठीक है। इसके अंदर जितना यूरिन आएगा वो उतना डायलेट हो जाता है एंड देन जो है ना एम्प्टी होने के ऊपर ये छोटा हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग के उसके अंदर यूरिन कितना जाता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन हुई थ्रू ये हमारे पास रीनल पेल्विस है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। फिंगर्स आगे कैलिसिस, फिंगर्स के बाद हैंड हमारा आ गया रीनल पेल्विस, और ये जो आर्म है वो हम लोगों ने इसको यूरेटर आ गया।
ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन कैलिसिस में हो के थ्रू रीनल वाल्व्स हमारे यूरेटर में आती हैं एंड देन ड्रेन होता है इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, दोनों साइड्स पे इसी तरह। ठीक, आगे यहाँ पे यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर्स लगे होते हैं और अंदर भी इसके स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। स्फिंक्टर्स का क्या काम होता है कि हमारे यूरिन को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, The urinary bladder is a muscular sac in the pelvis just above and behind the pubic bone. हमारे pelvic के अंदर pelvic bone जो है pubic bone सेंटर में, उसके बिल्कुल पीछे जो है urinary bladder होता है। इसलिए जब भी हम urinary bladder का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमारी जो प्रोब होती है वो हमने उस जो बोन है pubic bone से थोड़ी सी ऊपर रखनी होती है। बोन के ऊपर शेडो आ जाता है तो हमने स्लाइटली बोन को फील करते हुए उसकी थोड़ा सा ऊपर अपने यूरिनरी ब्लैडर को टिल्ट करते हैं, राइट या लेफ्ट या इंटीरियर या पोस्टीरियर। ठीक है, अपनी प्रोब को थोड़ा सा टिल्ट करते हुए हम यूरिनरी ब्लैडर का स्कैन करते हैं। When empty, the bladder is about the size and the shape of a pear. ठीक है, पियर की शेप का होता है जब उसके अंदर यूरिन नहीं होता, छोटा हो जाता है। जब यूरिन इसमें आता है तो वो डायलेट हो जाता है। Urine is made in the kidney and travels down two tubes called ureters to the bladder. Bladder stores urine, allowing the urination to be infrequent and controlled. This is the anatomy. ये आप देख रहे हो किस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है यूरिन की, देन ट्रैवल होता है यूरिन एंड देन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है। What are the indications and what are the role of ultrasound? हम क्यों करते हैं यूरिनरी ब्लैडर का, क्या क्या डिजीज जो हैं वो हम डायग्नोज कर सकते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड। नंबर 1 इज अल्ट्रासाउंड इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर असेसिंग ब्लैडर बॉल। ठीक है, ब्लैडर बॉल की बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज यूरिन अब एक जगह पे काफ़ी टाइम से या फिर आगे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है यूरिन ट्रैवल नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या होता है यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। यूटीआई बड़ा कॉमन है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो भी उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द यूरिन। फिर उसके अंदर ट्रैबिकुलेशंस हैं। ट्रैबिकुलेशंस क्या होती हैं कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन आगे यूरिन पास नहीं कर रहा है और क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को इतना काम करना पड़ता है, उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है जिसके यूरिन आगे ट्रैवल कर सके। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो मस्कुलर वॉल जो है ना वो क्या होती है, वो हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है, इतना उसकी वजह से, तो दैट मीन्स ट्रैबिकुलेशन। देन डिफरेंट मैसेज हैं उसके यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के ऊपर। हम कोई कार्सिनोमा को डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई मैस है। डायवर्टिकुलाई क्या होते हैं, आउट पाउचिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी वॉल है ना उसकी आउट पाउचिंग हो जाती है, वॉल बाहर की तरफ को एक पाउच सा बना देती है। छोटे छोटे डायवर्टिकुलम्स भी नज़र आ सकते हैं, बड़ा कोई डायवर्टिकुला भी नज़र आ सकता है, इट डिपेंड्स। डायवर्टिकुलम इज द आउट पाउचिंग। फिर उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, हम प्री एंड पोस्ट मैच्योरेशन वॉल्यूम चेक करने के लिए। कुछ पेशेंट कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि हम लोग जब यूरिन पास कर देते हैं तो हमें अभी भी ऐसे लगता है यूरिन पास करने के बाद भी कि यूरिन आ रहा है बहुत ज़्यादा, बट हम यूरिन करने जाते हैं यूरिन पास नहीं होता। ठीक है, फीलिंग ऐसे होती है कि हमारा ब्लैडर बहुत ज़्यादा फिल होता है। तो उनके लिए हम उसका वॉल्यूम ज़रूर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपना पहले फुल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्कैन करवाना है, देन हम उसको पोस्ट मैच्योरेशन उसका स्कैन करते हैं। उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है यूरिन पास करके आए एंड देन हम यूरिनरी ब्लैडर का वॉल्यूम ले लेते हैं। इन केस अगर हमें पता चल जाता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उसी तरह ही है और थोड़ा सा ही उसका यूरिन पास हुआ है, तो वो फिर हम देखते हैं कि ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ और वजह से जो है ना उसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्री एंड पोस्ट मैच्योरेशन वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेसिकल यूरिटेरिक जंक्शन ऑल्सो कैन बी विजुअलाइज। अब जैसे एक जंक्शन हमने ऊपर पढ़ा था PUJ, दैट वाज द पेल्विको यूरिटेरिक जंक्शन जो पेल्विस और यूरेटर के दरमियान था, और एक जंक्शन होता है वेसिकल यूरिटेरिक जंक्शन। ये यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जहाँ से यूरिन एंटर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वो जंक्शन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये दोनों जंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे स्टोन का स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन हमारे पास आ गया ब्लैडर कैल्कुला। इसके अंदर स्टोन्स, कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि ट्रैवल कर जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स पास कर जाते हैं, समटाइम्स वहीं पे पड़े रह जाते हैं। तो ब्लैडर कैल्कुला एंड फॉरेन बॉडीज use the full bladder as an acoustic window to assess the prostate in males and gynecological structures in the female. This is very important कि जब भी हम लोग pelvic स्कैन करते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने पानी पी के आना है। ठीक है, अगर हमने फीमेल्स का करना है तो हमने गायनेकोलॉजिकल जितने भी स्ट्रक्चर्स देखने हैं उसके लिए उसका ब्लैडर फिल करवाना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
क्यों मैं आप बताती हूँ आगे इमेज आपको, फिर आप सबको क्लियर होगा। इसी तरह मेल का जब भी हमने स्कैन करना है, उनका प्रोस्टेट वॉल्यूम लेना है या जो भी हमने स्कैन करना है, तो उनको हम कहते हैं कि जब भी पेल्विक स्ट्रक्चर्स देखने हैं हमने, तो हम लोग उसके लिए ब्लैडर फिल करवाते हैं। एज वी ऑल नो कि जो हमारा यूरिन या कोई भी फ्लूइड है, यूरिन है, फ्लूइड के अंदर से थ्रू ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से पोस्टीरियर एनहांसमेंट मिलती है। ठीक है, थ्रू ट्रांसमिशन की वजह से पोस्टीरियरली जितने स्ट्रक्चर्स है वो इन्हांस नजर आएंगे। तो हमारे पास ये फ्लूइड एज अ विंडो काम करता है, इसमें से रेडिएशन वेव्स पास करेंगी, अल्ट्रासाउंड वेव्स, और पास करने की वजह से हमारे जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्हांस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एज अ विंडो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सबसे एंटीरियरली पड़ा होता है, बाकी स्ट्रक्चर्स पीछे पड़े होते हैं। तो जैसे फ्लूइड इसके अंदर आएगा, हमें इसके अंदर से ट्रैवल करेंगे साउंड वेव्स और पीछे जाएंगे और पिछले स्ट्रक्चर्स हमें फिर। ठीक, तो जब भी हम स्कैन करेंगे डिफरेंट हमारे पास होते हैं। जिस तरह हम लोग अगर प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आई है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसका ब्लैडर फिल करवाते हैं। उसमें क्या होता है, फीटस अभी बहुत छोटे साइज़ का होता है, उसके यूट्रस के अंदर भी छोटा सा होता है। ठीक है, तो अब फिर हम उसको एज अ विंडो ब्लैडर को फिल करवा के विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स जब हम लोग का जो सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर फीटस चला जाता है उसकी, तो वो यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर उसका साइज हो जाता है। देन हमें रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम जो है उसको एज अ विंडो यूज़ करें। उसके अलावा खुद का एक पानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है फिटस के अलाउंड, तो वो एक पानी जो है वो हमें एज अ विंडो काम करता है। तो फिर हम लोग फिटस को बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है गायनी के अंदर ऑप्स के अंदर ऑब्स्टेट्रिकल स्कैनिंग के अंदर जब भी हमने फीटस को देखना है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसका ब्लैडर फिल करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली मेल के अंदर प्रोस्टेट और फीमेल के अंदर यूट्रस या ओवरीज वगैरह को देखने के लिए हम उसका ब्लैडर फिल करवाते हैं। सो इट सर्व्स एज अ विंडो, प्रोवाइड द विंडो, ताकि वो अच्छी उसकी थ्रू ट्रांसमिशन हो और हमें पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स अच्छे से नजर आए। So this was the role of ultrasound for scanning the urinary bladder. These were the indications. ठीक है, इसके अलावा जो है ये देखो इस पिक्चर के अंदर एक तरफ मेल का स्ट्रक्चर्स बताया हुआ है, एक तरफ फीमेल का। ये हमारे पास सैजिटल व्यू है, हम साइड से देख रहे हैं। तो अगर देखो तो ये हमारे पास वाइट कलर की प्यूबिक, ठीक है, प्यूबिक बोन है। ठीक, उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर सबसे इंटीरियरली पड़ा होता है मेल के अंदर। ठीक है, एंड ये आपको येलो कलर का जो साथ में नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक हो गया। इसी तरह फीमेल में देखो तो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे अगर ये सर्जिकल व्यू में देख रहे हो तो हमें ये इसका नजर आ रहा है यूट्रस, सेंटर में ब्लैक लाइन इज द एंडोमेट्रियम, एंड वो जो ट्यूब एक साइड पे जा रही है दिस इज द फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, और इस साइड पे दूसरी ओवरी और दूसरा जो है ना फेलोपियन ट्यूब। ये हमारे पास सैजिटल व्यू है, एक साइड से देख रहे हैं हम लोग। तो हमें कट सेक्शन में इस तरह जो है लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये अगर आप देखो तो सर्जिकली हमें जो है इसके अंदर पूरी एलोंगेटेड सा यूट्रस एंड अलोंग विद दैट हमें सेंटर में एक इसके अंदर जो लाइन नजर आएगी दिस इज एंडोमेट्रियम। ठीक, ये ओवरी नजर आ रही है, ये ब्लैडर। तो एंटीरियरली दोनों में हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर सबसे आगे पड़ा हुआ है, तो हम एज अ विंडो इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर फ्लूइड होगा, फुल ब्लैडर होगा। ठीक है, एक फ्लूइड फुल ब्लैडर एक विंडो प्रोवाइड करता है। एक गायनी जब हम पढ़ेंगे एक और इसका रोल होता है। देखो ये जो यूट्रस है ना, ये थोड़ा सा यूं आगे की तरफ में यूं थोड़ा सा आया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना अपर पार्ट, समटाइम्स यहाँ पे हमें नजर नहीं आता, क्लियर नजर नहीं आता। ठीक, तो हम क्या कहते हैं उसको फुल ब्लैडर करवाते हैं। फुल ब्लैडर यहाँ तक फुल ब्लैडर हो जाएगा तो वो पीछे तक हमें उसके सारे स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियरली नजर आएंगे। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने प्रोब रखी होती है, प्रोब में से साउंड वेव्स जाएंगी, इसमें से थ्रू ट्रांसमिशन होंगे और पोस्टीरियरली हमें स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसी तरह हम मेल के अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट को इस तरह यूज करते हैं। ठीक हो गया। So what are the indications to assess the bladder emptying in case of suspected bladder outlet obstruction? To look for the tumor in cases of macroscopic hematuria. Patient complain कर रहा है तो उसको यूरिन के अंदर जो है यूरिन में उसको ब्लड आ रहा है, that means कि कोई ट्यूमर हो सकता है उसके यूरिनरी जो ब्लैडर है उसकी बॉल के ऊपर कोई मैस पड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो है उसके अंदर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो that is hematuria. To look for a predisposing cause of urinary tract infection, UTI को देखने के लिए, अब इन्फेक्शन का मैंने फिर बार बार कहती हूँ अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास इन्फेक्शन के क्या साइन होते हैं।
जो हमारी वॉल है वो थिकन हो जाती है, इन्फ्लेम, हमारे पास जो है उसके अंदर ब्लड सप्लाई हाइपर वेस्कुलराइज हो जाता है और उसकी पैरी जो है हमें फ्लूइड मिलता है। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है वो थिकन हो जाती है। ठीक, इसके अलावा यूटीआई के क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैलकुलस, इसके अंदर फिर स्टोन हो सकता है, फिर डायवर्टिकुलम और पुअर एम्पिंग। ठीक है, डायवर्टिकुलम इज द आउट पाउचिंग, दीज आर द इंडिकेशन फॉर द यूरिनरी ब्लड। एग्जामिनेशन टेक्निक हर अल्ट्रासाउंड की हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि अभी हम कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे, एब्डोमिनल स्कैनिंग हो रही है, अभी तक पेल्विक में चले गए हैं। ठीक है, उसमें भी वही कर्वीलिनियर प्रोब यूज़ हो रही है 3 to 5 मेगाहर्ट्ज की। पेशेंट शुड बी सुपाइन, उसको सीधा लिटा के और उसके जो है सुपाइन सीधा लिटा के जो है उसके जो प्रोब है फिर हम उसकी प्यूबिक बोन से थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर रख के उसकी स्कैन करेंगे। प्रेपरेशन यस रिक्वायर्ड है, उसमें क्या फुल ब्लैडर हमें चाहिए, तो उसके लिए हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि आपने एटलीस्ट 1 लीटर फ्लूइड जो है पीना है, उसका ब्लैडर फुल एम्प्टी होना चाहिए, उसको यूरिन फील हो कि मुझे यूरिन आ रहा है बहुत तेज से, देन हम उसका स्कैन करेंगे। ठीक है, समटाइम पेशेंट कहते हैं हाँ जी हमने पानी पी लिया लेकिन उसका इतना ज़्यादा पानी उन्होंने पिया नहीं होता कि ब्लैडर उसका फुल हुआ। ठीक है, इतना एटलीस्ट हमने उसका फुल करवाना है कि हमें प्रॉपर स्कैनिंग हो सके। For some patient, however, this is not practical. Compromise is necessary, and patient should be instructed to attend with a full bladder as possible. Sometimes patient के अंदर नहीं वो उतना होता कि हम नहीं रोक सकते हैं, यूरिन को इतनी देर नहीं रोक सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं एटलीस्ट उतना रोक लें जितना आप रोक सकते हैं, इतना तो पानी पिए कि हमें ब्लैडर अच्छे से नजर आ सके। ठीक है, तो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस। आप उसके लिए जो है वो उसको फ्लूइड इनटेक उसका करवाना है। अच्छा, फॉर द पेशेंट विद द यूरिनरी कैथेटर्स, जिनको वो लगी होती है ना जो यूरिन कैथेटर्स, जो ट्यूब्स लगी होती हैं, जो जिनके साथ बैग लगे होते हैं, देखेंगे पेशेंट को, उनमें क्या होता है द कैथेटर शुड बी क्लैम्प्ड 1 hour बिफोर द एग्जामिनेशन, द पेशेंट शुड ड्रिंक 1 liter ऑफ द फ्लूइड। वो हम कैथेटर रिमूव करवा दें 1 घंटा पहले, क्योंकि वो एक फॉरेन बॉडी की तरह हमें नजर आ सकता होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनमें हम करवा सकते हैं उनका तो हम लोग जो है रिमूव करवा सकते हैं, और अगर नहीं करवा सकते तो हमें पता होगा कि ये हमारे पास कैथेटर इंसर्ट हुआ हुआ है, तो हमें कैथेटर इस तरह का नजर आएगा। If for whatever reason the bladder of the catheterized patient is not full, it can be filled by installing sterile water through the catheter. ठीक है, तो उन पेशेंट में कि जो पेशेंट जो है वो कैथेटर तो लगा हुआ है और पानी भी इतना नहीं पी सकते, तो हम थ्रू कैथेटर ही उसका ब्लैडर फुल करवा देते हैं। जो कैथेटर लगा हुआ है उसको आगे से हटा के उसके अंदर जो सलाइन है वो हम लोग इंड्यूस कर देते हैं। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन not to introduce any air which will cause shadowing artifact on the scan even when care is exercised. Some air is often introduced. अब ये जो तरीका है ना, इस तरीके से हम लोग उसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हम जो है ना फ्लूइड को खुद जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं थ्रू कैथेटर, तो उसमें चांस होता है कि एयर बबल चला जाए, और अगर एयर बबल चला गया तो यू नो कि एयर बबल जो है वो हमारे पास शेडो कॉज कर सकता है उसके अंदर, ब्लैक शेडो, तो चांसेस होते हैं इस तरह अगर हम लोग करें। ये बहुत रेयर चांस होगा कि जिसके अंदर कैथेटर जो है वो लगा हुआ है और पेशेंट पानी भी नहीं पी सकता, जिसके अंदर हम थ्रू कैथेटर जो है वो फिर ब्लैडर को फुल करेंगे। अदरवाइज हम पेशेंट को कहते हैं कि वो पानी पी ले, अपना ब्लैडर फुल कर ले। द ब्लैडर इज स्कैन फ्रॉम एन एंटीरियर अप्रोच विद द ट्रांसड्यूसर जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, पढ़ लिया हमने। स्कैन इन बोथ एक्सिस, ठीक है, एक्सियल भी और सजिटल प्लेन, दोनों प्लेन्स के अंदर हम लोगों ने इसको करना होता है। एक्सियल के अंदर जो है ट्रांसड्यूसर का पॉइंटर टुवर्ड्स द पेशेंट राइट साइड, ठीक है, एंड सजिटल में पेशेंट के हेड साइड के ऊपर। In axial plane, the transducer is swept from the cephalad to caudate to introduce the whole bladder. अब हम लोगों ने दोनों प्लेन्स में रखते हुए अपने ट्रांसड्यूसर को, अगर एक्सियल रखा है तो फ्रॉम हेड टू टो जो है वो उसको स्वाइप करेंगे ट्रांसड्यूसर को। इसी तरह सैजिटल प्लेन के अंदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लोग प्रोब को बिल्कुल स्किन के ऊपर ही हटाना नहीं है, उठाना नहीं है, बस हम लोगों ने इसको टिल्ट करना है, थोड़ा सा स्वाइप करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, ताकि हम पूरा ब्लैडर को विजुलाइज कर सकें। To examine the bladder base and prostrate, transducer should be moved cephalad to the dome of the bladder, receive some pressure and then be anchored so that the scan plane passes behind the symphysis pubis. अब मैंने बताया कि बिल्कुल सिम्फिसिस प्यूबस के बिल्कुल पीछे जो है वो ब्लैडर पड़ा होता है, तो उसकी जो बेस होती है ना वो हमारे जो प्यूबिक बोन है उसके पीछे जो है वो उसका शैडो की वजह से वो हमें नजर नहीं आ सकती।
तो हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सीधा प्रोब रखेंगे तो हमें बिल्कुल पीछे उसकी जो जगह है वो नजर आएगी। अगर हमने नीचे देखना है उसके, दैट मीन्स ब्लैडर की बेस देखनी है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे पाँव वाली साइड पे, बिल्कुल वहीं पर रखेंगे प्रोब को, बस थोड़ा सा नीचे की तरफ को प्रोब कर देंगे, वहीं पे स्किन के साथ रखते हुए थोड़ा टिल्ट कर देंगे फुट साइड पे, तो हमें उसकी बेस भी नजर आएगी। और इन सैजिटल प्लेन द ट्रांसड्यूसर इज इनिशियली प्लेस इन द मिड लाइन, बिल्कुल सेंटर में रखना है, देन उसको स्वीप करना है एक आर्च को बोथ साइड्स पे, राइट और लेफ्ट, ताकि हम पूरा सैजिटल व्यू में भी ब्लैडर को देख सकें। Later walls may be difficult to visualize as the transducer beam is being tangential to them. To overcome this, the transducer is moved to the opposite side and then angles deeply towards the wall being examined. Same axial में जिस तरह हमें जो है नजर नहीं आता तो हम एंगल देते हैं, इसी तरह सैजिटल में सेंटर में बिल्कुल रखते हुए इसका पॉइंटर टुवर्ड्स द हेड, सेंटर में रखा अपना ट्रांसड्यूसर। मैम मेरा बहुत ज़्यादा सिग्नल का इशू हो रहा है जिसकी वजह से जो आवाज़ जो है ना आपकी ठीक नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है इशू? नेट नहीं सही आ रहा? जी हन्नान क्या कह रहे हो? ठीक है, तो हम लोगों ने जब भी स्कैन करना है तो दोनों व्यू के अंदर, एक्सियल और सैजिटल के अंदर, सिर्फ उस जगह पे नहीं रखना, आपने अपने ट्रांसड्यूसर को राइट लेफ्ट को टिल्ट करते हुए पूरा इसको विजुअलाइज करना। अच्छा, अब ये देखो, दिस इज द नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर इन लॉन्गिट्यूडनल व्यू, सैजिटल व्यू। ठीक है, अब इसके अंदर आप ट्रांसड्यूसर का हेड देख रहे हो, ये जो पॉइंटर है टुवर्ड्स द पेशेंट हेड है, और ये आप लोगों ने इसमें बिल्कुल सेंटर में इस जगह पे रखना है। ठीक, फिर उसके बाद ये हमारा कौन सा व्यू है, दिस इज द एक्सियल व्यू। इसके अंदर जो ट्रांसड्यूसर का हेड है, पॉइंटर है, इट्स टुवर्ड्स द पेशेंट राइट साइड पे, और हमें यूँ पूरी रेक्टेंगुलर सा ब्लैडर वो इस तरह नॉर्मल नजर आता है। कितना एनेक्विक है, इसके अंदर कोई डेब्रीज नहीं है, कोई हमें इस तरह की फॉरेन बॉडी नजर नहीं आ रही, दिस इज क्लियर फ्लूइड, तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है वो थिकन नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर एग्जामिनेशन। विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटीरियर वॉल इज डिफिकल्ट फॉर वेरियस रीजन। ये देखो, ये जो इंटीरियर वॉल होती है ना, समटाइम्स ये जो है ना, इसको विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आगे एक आर्टिफैक्ट होता है, रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, ये हम आर्टिफैक्ट्स में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जो हमारे पास फ्लूइड पड़ा हुआ है और पीछे हमारे पास यहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू, उन दोनों के अंदर जो साउंड वेव टकराती है ना, साथ ही फ्लूइड और साथ ही दूसरा स्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ पे ना स्मॉल वाइट लाइंस बहुत ज़्यादा नजर आती हैं, बिल्कुल एंटीरियरली, बिल्कुल स्किन के साथ जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि आगे बहुत फ्लूइड पड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से वो टकरा के वापस यहाँ पे स्मॉल वाइट लाइंस, या कह लो कि पूरा एरिया वाइट हमें नजर आना शुरू हो जाता है, तो वो जा रही है आ रही है, तो इस आर्टिफैक्ट को रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो इंटीरियर वॉल इतनी क्लियरली हमें समटाइम्स नजर नहीं आती है। अब तो अच्छी मशीन्स आ गई हैं, अच्छी सेटिंग्स आ गई हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह ही होता है कि या फिर हम TGCs जो हैं, जो इंटीरियर वॉल के जो गेन है उसको कम कर दें, ठीक है, ताकि जो ऑलरेडी इतना वाइड स्ट्रक्चर इंटीरियरली नजर आ रहा है उसको हम रिड्यूस कर दें, TGCs जो साइड पे लगे होते हैं उनको रिड्यूस करने से। अच्छा, दिस इज ड्यू टू द क्लोज टू द ट्रांसड्यूसर। अब हम क्या होता है, इस वजह से इंटीरियर वॉल जो है वो क्लियरली नजर नहीं आती है, एक बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रांसड्यूसर, अनलेस द सेटिंग्स आर चेंज इज ऑफन नॉट इन द मैक्सिमम फोकल जोन। ठीक, जो हम चेंजेस अब करते हैं, सेटिंग करते हैं, फोकल जोन को सेंटर में ले आएँ, या फिर हम TGCs को रिड्यूस करें कि ताकि हमारी इंटीरियर वॉल क्लियरली नज़र आ सके। और इस तरह नज़र क्यों आती है, तो वो ट्रांसड्यूसर की बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और आगे जो है फ्लूइड है, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट होती है। अच्छा, नेक्स्ट इज पैरेलल टू द स्किन सरफेस। ठीक है, बिकॉज एक आ रही है हमारी साउंड वेव्स और फिर टकरा के वापस जा रही है, पैरेलल आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसकी वजह से हमारे पास रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट यूजुअली डिग्रेड द इमेज। फोकस एंड गेन सेटिंग मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या सेटिंग्स करेंगे, एक फोकस उसका ऊपर ले आएंगे और उसकी गेन जो है उसको कम कर देंगे अगर बहुत वाइड नजर है, तो ये सेटिंग्स को हम ऑप्टिमाइज करके अपने इमेज को बेहतर बना सकते हैं। What is the normal findings? Normal bladder is a fluid-filled structure with a volume full of about 500 ml. This is the normal volume of a urinary bladder. ठीक है, एनेरिथमिक होता है बिल्कुल, कोई इसके अंदर हमें एक्वस नज़र नहीं आती हैं,
With high resolution system, very small speckles may be seen within the urine. अगर बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है ना, कुछ हमारे पास हाई रेजोल्यूशन प्रोब्स भी आ गई हैं, उसके अंदर हमें यूरिन के अंदर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ सकते हैं, बिकॉज यूरिन पार्टिकल्स जितने उसके अंदर हैं वो हमें इसके अंदर वाइट नज़र आ सकते हैं। कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं, इन्फेक्शन से प्रॉपर क्लियर वॉल भी थिकेंड होगी और उसके अंदर डेब्रीज नज़र आएंगी, छोटे छोटे से हमें पार्टिकल्स नज़र आएंगे, दैट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन। बट अगर बिल्कुल बारीक बारीक से हमें एक जैसे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ द नॉर्मल यूरिन, उसकी रेजोल्यूशन की वजह से हमें उसके अंदर इस तरह का नज़र आ सकता है। ठीक है, ये देख रहे हो वॉल्यूम जब भी लेना होता है ना, हम लोगों ने तीन हम मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग जो दो प्लेन्स लेते हैं ना, एक एक्सियल और एक सैजिटल। एक्सियल के अंदर एक ले लो, ठीक है, और दो जो है वो हम लोग लेटरल व्यू जो हमारा सैजिटल व्यू होता है उसके अंदर दो मेजरमेंट्स, यहाँ से यहाँ रफली, यहाँ से यहाँ जो मैक्सिमम हमारे पास लेंथ आ रही होती है हम वहाँ से ले, वो तीन हम मेजरमेंट्स ले लें। यहाँ से यहाँ ली, यहाँ से यहाँ ली, यहाँ से यहाँ, तो हमारे पास तीन मेजरमेंट्स लेने पे हमारे पास ऊपर ही जो है ब्लैडर के वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 500 ml होता है, तो फिर हम लोग उसके पे पोस्ट मैच्योरेशन भी देखते हैं अगर उसके अंदर कोई फ्लूइड है। ठीक है, ये भी वॉल्यूम लिया हुआ है, 1, 2 और तीसरा जो है इन्होंने सैजिटल व्यू के अंदर उसके अंदर उसका जो लॉन्गेस्ट जो मेजरमेंट होगी वो वाली ले लें। दो ये तीन मेजरमेंट्स अगर हम लोग लें तो हमारे पास उसका वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, ये वॉल्यूम थोड़ा कम है, बट ये देख रहे हो पीछे क्या है, दो ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, क्या हो सकते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पड़े हैं, ये मेल के अंदर जब हम प्रोस्टेट का स्कैन करते हैं ना, तो ये यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल्स दोनों एक इधर से आ रही है तो ऐसे लेके इधर, और पीछे गोल सा यहाँ पे हमारे पास प्रोस्टेट नजर आता है। ठीक है, थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे तो हम पीछे की तरफ चलते जाएंगे, हमने प्रोब को टिल्ट करते हुए जाएंगे। शेप कैसी होती है, अभी हम देख रहे थे, इसको रफली ट्रायंगुलर सा होता है, वॉइड स्ट्रक्चर होता है। शेप वेरीज विद द डिस्टेंशन एंड प्रेशर फ्रॉम द एडजेसेंट ऑर्गन। अगर जितना उसके अंदर यूरिन होगा वो बिल्कुल डायलेटेड सा हमें स्क्वायर सा रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसके अंदर यूरिन कम होगा तो वो ओवल सा बन जाएगा। डिपेंड उसकी शेप के अंदर के उसके अंदर वॉल्यूम कितना है यूरिन का, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी शेप इस तरह की हो जाएगी, या सराउंडिंग स्ट्रक्चर के प्रेशर की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। बट अगर फुल होगा तो हमें रेक्टेंगुलर सा नजर आएगा ट्रांसवर्स प्लेन के ऊपर, और पैरामिडल इन द सैजिटल प्लेन। ये जो है ना, ये ठीक है, रेक्टेंगुलर इन द एक्सियल प्लेन, और ये जो पैरामिड जिस तरह बना हो ना यूं करके रेक्टेंगल ट्रायंगल सा, दिस इज इन द सैजिटल प्लेन। ठीक हो गया, ये देखो ओवल सा नज़र आ रहा है, दैट मीन्स फुल यूरिन फुल नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम कम है अभी यूरिन का, तो ओवल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सा नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस में क्या हमें पता है, मेल के अंदर जो है पीछे प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स होते हैं एट द ब्लैडर एपेक्स एंड रेक्टम एट द पोस्टीरियर। फीमेल के अंदर ब्लैडर के पोस्टीरियरली हमारे पास यूट्रस एंड ओवरीज लाया करती हैं, सेंटर में यूट्रस बिल्कुल ब्लैडर के पीछे, और दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं फैलोपियन ट्यूब के साथ ओवरीज। तो फैलोपियन ट्यूब हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर नॉर्मल नज़र आती ही नहीं है, उसके लिए हम फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर सिर्फ हमें ओवरीज और यूट्रस नजर आता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो एक इधर जा रही है किधर जा रही है, दिस इज द सेमिनल वेसिकल्स इन द मेल। ठीक है, ये हमारे पास जो है फीमेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर, ये सेंटर में यूट्रस, और ये साइड पे एक ओवरी, और ये साइड पे ये ओवरी। इसको मिकी माउस साइन भी कहते हैं, जो मिकी माउस के देखें दो कान बड़े बड़े से होते हैं और सेंटर में बड़ा सा मुंह होता है, तो ये देखो इस तरह लग रहा है सा मिकी माउस है, ये इसका फेस हो गया, और ये कान है, एक ये कान है। सो दोनों साइड्स पे जो राउंड राउंड सी गोल सी नजर आ रही हैं, दीज आर द ओवरीज, और ये सेंटर में यूट्रस। इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है इसमें फ्लैट नजर आ रही। ठीक है, ये कौन सा व्यू है, ये एक्सियल व्यू है। एक्सियल व्यू के अंदर इस तरह हमें राउंड नजर आता है। अच्छा, फिर हमारे पास थिकनेस ऑफ द ब्लैडर वॉल इज अबाउट 3 mm फॉर अ फुल ब्लैडर एंड 5 mm फॉर अ नॉन डिस्टेंडेड ब्लैडर। ये वॉल की नॉर्मल थिकनेस है। वॉल हैज 4 लेयर्स। ठीक है, म्यूकोजल लेयर है, सब म्यूकोजल लेयर है, मस्कुलर लेयर है, और सिरोजल लेयर है। दिस इज द एनाटॉमी। अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस वॉल इज सीन एज अ सिंगल लाइन हमें नज़र आती है, बिल्कुल वाइट कलर की। अगर रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी डिफरेंट वॉल्स की।
ठीक है, जो म्यूकोजल वॉल है, मस्कुलर वॉल है, सेरोजल वॉल है। तो वॉल इज सीन एज अ सिंगल मीडियम एको डेंस बैंड विद नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, नॉर्मली हमें एक ही लाइन नजर आती है। विद हाई डेफिनेशन सिस्टम 3 लेयर्स कैन ऑफन बी आइडेंटिफाइड। म्यूकोजल लेयर जो है ना वो किस तरह की नजर आती है, हाईली एको रिच लाइन, वाइट कलर की। मस्कुलर जो है वो मसल्स है, मस्कुलर लेयर जो होती है वो थोड़ी सी कम एकोजेनिक होती है, तो उससे बीनीथ जो है हमारे पास मस्कुलर लेयर होती है। देन हमारे पास सिरोजल लेयर है, दिस इज ऑफ फैट, और फैट अगेन हमारे पास वाइट नज़र आती है। तो वाइट, ग्रे, वाइट, इस तरह 3 लाइन्स जो हैं वो हमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। हाउ मेनी लेयर्स होती तो हमारे पास 4 लेयर्स हैं, बट वी कैन डिफ्रेंशिएट 3 लेयर्स easily on ultrasound. First one is the mucosal, that is highly echogenic, then muscular, less echogenic, and then serosal. Because of the fat it appears echogenic. ठीक है, अब ये हमारे पास जी ठीक है। अब इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है ये देख रहे हो, अगर बहुत क्लियरली अगर देखा जाए तो 3 वॉल हमें डिफरेंट नज़र आ रही है, D1, D2, D3। ठीक है, ये D1, ये D2 और D3, 3 वॉल्स की इन्होंने मेजरमेंट ली हुई है। ठीक, वट आर द कॉमन पैथोलॉजीज, ये अभी तक हम नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं। वट आर द नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल किस तरह की होती है, उसके अंदर एनेक्विक बिल्कुल किस तरह होता है, अल्ट्रासाउंड कैसे करेंगे, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, अब आ जाओ पैथोलॉजीज की तरफ। ट्रेबिकुलेशन, डायवर्टिकुलम, ठीक है, आउट पाउचिंग है, कैलकुलर स्टोन है, यूरिटेरोसील जो है उसके अंदर क्या हमारे पास एक वो बन जाती है सिस्ट अपीयरेंस। ठीक है, वो हमारे आउट पाउचिंग वो किस तरह की होगी, यूटीआई इन्फेक्शन अगर हो गया है, फिर कार्सिनोमास पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास कुछ पैथोलॉजी है। ठीक, टाइम हो गया मेरा ख्याल है। नेक्स्ट क्लास में हम इधर से कंटिन्यू करेंगे, हम पैथोलॉजी से आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आप अपनी ना क्लास पार्टिसिपेशन की तैयारी करो और मिड्स की तैयारी करो। आगे जो है इंशाल्लाह आपका मिड है। मिड अब देखो अभी फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई है, 7-8 का हमारे पास आई थी डेट, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, मे भी आगे चली जाए। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर रखना। इतने लेक्चर्स तो 6 तो हो गए हैं आपके, अब आगे जो है लेक्चर्स को प्रिपेयर करना फॉर योर मिड्स। और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स को मैं साथ साथ लगाती रहूँगी, किसी का भी नाम अनाउंस करके आपसे क्वेश्चन सब पूछना शुरू कर दूँगी, तो वो आप जो है ना उसके लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि आपने लास्ट पिछले लेक्चर्स तो पढ़े नहीं। ठीक हो गया मैम क्विज का तो कुछ मैम करें अगर मैम। अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो मिड्स ऑन कैंपस होंगे या ऑनलाइन? अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो ऑब्वियसली ऑन कैंपस ही आपके एग्जाम्स होंगे। ओके मैम क्विज का कह रही थी, मतलब टाइम भी नहीं मिला, पूरे टाइम ना हो जाते तो फिर मार्क्स लगते तो फिर टाइम नहीं मिला। मैम कब तक मिड्स की मैम डेट है? उसमें इतने सारे एमसीक्यूज थे जो बिल्कुल हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए, वो ओपन भी नहीं किए और टाइम अप हो गया था। यस अब मैम। मैंने एक मिनट दिया है एक एमसीक्यू के लिए, और ये बहुत नो इनफ मैम, मैम इनफ मैम, नहीं था। 18 मिनट्स आपने वैसे दिए थे, उसमें से 1-2 मिनट बाद तो एलएमएस खुलता है। जी मैम मैम, वो हमारे सारे मैम एमसीक्यूज के लिए 12:01 1 पे मिनट आया है लगता है। क्विज, तो 2 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे, 16 मिनट्स थे। और 50 सेकंड का एक एमसीक्यू था मैम। पहले एलएमएस खोल के रखते हैं ना आप लोग, कोई टाइम पे आप लोगों ने मैम खोला खुला हुआ था, मैम रिफ्रेश पेपर करी जब जा रहे थे, लेट रिफ्रेश कर रहे आप थे। इसके ऊपर क्लिक करो, उसी वक्त टाइम स्टार्ट 11 बजे उसमें स्टार्ट होना था, एग्जैक्ट 11 बजे उसमें खुल जाना था, एग्जैक्ट 11 बजे उसको खोलो। नो मैम मैम 11:01 खोला पे हुआ हुआ था, था। नहीं खुला था ना, 2 मिनट मैम के बाद खुला है। 2 मिनट वेस्ट हुए मैम। बहुत टाइम था, एक एमसीक्यू छोटे छोटे तो एमसीक्यू थे। मैं अगर अब एक बीच में 3 या 4 सिनेरियोस थे बस, और बाकी सारे आपके जो थे वो मैं अभी आपको देखती हूँ। 1 मिनट किधर है। तो मतलब फुल अटेम्प्ट भी नहीं हुए हैं, क्या करें? अब मुझे बताओ इसके अंदर ये एमसीक्यूज के अंदर कितना टाइम लगता है, कितने छोटे छोटे ये एमसीक्यूज हैं। इन अल्ट्रासाउंड मैम ब्राइटनेस ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट, कितने सेकंड लगे मुझे पढ़ने में?
2 मैम सेकंड ये देखिए ना, ये वाले तो हो गए ना, जब ये आते तो होते ना, पहले सिनेरियो आए, अब उसमें तो सोचने में जी टाइम मैम, लगता है पहले ना। आए मैम ही शफल सिनेरियो थे है, वही हम। उसमें मैम ये सारा वाले टाइम इजी मैं थे, ये वेस्ट पहले तो मुझे सिनेरियो आए से नहीं, लास्ट एंड में पे थे, देखा ये तो अटेम्प्ट ये ही नहीं आसान हुए। वाले एमसीक्यू इजी वाले अटेम्प्ट ही नहीं ये हुए। अटेम्प्ट नहीं हुए, रह गए थे मैम ये। से आपने 20 तो जी एमसीक्यू इजी रह गए। कितने छोटे, ये देखो मेरे लिए ये सिंगल लाइन सारे थे, कितने के मैम। मुझे ये क्यों नहीं ना हुए, मैम हम ये लोग तो आए ये नहीं एंड ना, पे देखिए हम मेरे यही बता ये रहे वाले हैं, जो ये अभी आए एमसीक्यूज नहीं है है, ना, हम लोगों के सिर्फ दो सिनेरियोस ही आए पहले हैं। आ गए हैं। ये बीच में सिर्फ ये मेरा ख्याल है 1 2 1, ये भी छोटा है 2 3 4 5 जो थे वो सिर्फ सिनेरियो थे, बाकी ये सिंपल एक एक लाइन का। मैम और सोर्स एंड मेरे सारे रिसीवर स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट सिनेरियो थे, मेरा एक फ्रेम मैम रेट मेरे वाला भी आया और सिनेरियो एक थे। दो और आए बस। मैम स्टार्टिंग वाले सारे क्या सिनेरियो हुआ, बेस्ड थे, इसलिए मसला था। इतने इजी बीच में एक एक लाइन 10 सेकंड भी ज्यादा थे। सोर्स एंड रिसीवर अप्रोचिंग वन अनदर 5 सेकंड, जल्दी से क्लिक कर दो इसमें। मैम ये आया ही नहीं। मैम वो आए ही मैम नहीं इतने नहीं मैम। तो रह आया, गए वही ना, तो मैं बता रहे 10 हैं। पे थी और मेरे बाकी सारे तो रह गए। अब देखिए 10 भी मैं करती थी, चलो आपको 8 पूरा 9 तो आते। अब 18 मिनट एक के ऊपर ही लेके बैठी रही हो, कैसे रह गए 18 मैम मिनट? सिनेरियो थे मेरे स्टार्ट में सारे, मेरे सिर्फ 2 आए हैं छोटे स्टेटमेंट वाले जब से मैम मैंने स्टार्ट सारों किया के था, और सिनेरियो 2 बेस्ड मिनट पहले आ लेट रहे थे, खुला है। बाद में वो सिंपल वाले आ रहे थे मैम। दोगी, मुझे नहीं पता कैसे शफल होके आए हैं आप लोगों के पास, लेकिन ये मैम देखो सफल हो सारे के गया सारे और टाइम बहुत ज्यादा कम था, सिनेरियोस पे इतना ज्यादा टाइम मैम वेस्ट हो शफल गया था होके सारा। आते। कितने कितने आए हैं ये, चलो 5 हो गया सिनेरियोज में दिखा रही हूँ ना बीच में, ये 5 सिनेरियोज है, बाकी सारे सिंगल लाइन सिंगल मैम लाइन। 10 मैम 10 या 5 को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए 12 15 अटेम्प्ट मिनट हुए, लग इससे गए। ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं हुए जिनके सिनेरियोज आए हैं स्टार्ट से। ये थे ना, बस ये 10 हुए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर ये जो अगर सिनेरियोज अगर 1 मिनट से ज्यादा भी थे ना, तो ये जो छोटे वाले थे ये 10-15 सेकंड से ज्यादा ये सॉल्व करने वाले थे ही नहीं। ठीक, आपको खुद अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। आपको एग्जाम को आप सारे वाला टाइम वो सिनेरियो पे लेके बैठे रहे हो। मैम आपको एक देखिए आप छोड़ दो उसको, आपने कहा, मिनट से ज्यादा एक एमसीक्यू को मत दिया करो। मैम देखिए आपने कहा ना, आपने पहले नहीं दिया हुआ, हम लोगों ने पिछला सेमेस्टर पूरा क्विज़ जितने भी थे ना वो वाइवा बेस दिए हैं, कि हमारे जी वाइवास मैम, दिए वाइवा गए, बेस मिड भी दिए हैं। हुए हैं, फाइनल भी हुए हैं, क्विज भी हुए हैं, सब कुछ वाइवा बेस हुआ था। हमारे एमसीक्यूज बेस कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इशू यही था, क्योंकि एलएमएस लोड होने में भी टाइम लेता है मैम। जी अब मैम, बहुत ज्यादा अब टाइम कल से लेता है, आप और लगा देखिए लें, कल क्विज से तो लाइट बंद थी। आज मेरे घर मेरे एरिया में उकाड़ा में लाइट आई है, कल के पूरा दिन बंद थी, ठीक है। और नेट ने भी उसी हिसाब से चलना होता है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में भी लोड होने में वो टाइम लेता है, यस मैम, एक इधर भी हाथ में लाइट है। पेपर होने में। और मैम यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि उन्होंने पहले बोलते थे क्विज लो, इस तरह ऑरल ले लो, आप लोगों का वाइवा ले लो, और इस दफा उन्होंने मिड भी रख दी है, वो भी आप लोगों का सब्जेक्टिव रखा है, क्विज भी रखा है, वो भी एलएमएस पे लेना है। ठीक है, तो ये तो आप यूनिवर्सिटी से बात करो कि भैया हम लोग का ना लें ऑनलाइन। मैम मैम सर थोड़ा देखिए टाइम एलएमएस ज्यादा पे मैम ले होता है ना, रहे तो टाइम हैं, तो इसलिए। थोड़ा बराबर टाइम नहीं मैनेज देते। करना चाहिए ना, ताकि हम लोग तो तो मैं सही से टाइम कर सकें हम इजीली। लोग मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मैम घंटे, हम लोग सेटिस्फाई। आप में से आधे से स्टूडेंट्स ये बोलेंगे मिस हमारी लाइट नहीं थी, मिस 1 घंटा भी मिला ना, मिस हमारा तो खुला ही नहीं, पता नहीं हैंग हो गया। ये प्रॉब्लम्स मैम आई नहीं ना, नहीं। देखें 1 घंटे में तो वो एक लॉजिकल चीज है ना, वो तो आप भी कह सकते, अब 1 घंटे में ही नहीं तुम्हारा चला। अब देखिए जिसके पहले सिनेरियो आए हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि मेरे अगर 10 में से भी 8 भी सही है, तो देखिए मेरे 10 तो रह गए ना। तो आप मुझे ये बताओ क्यों इतना टाइम इन्हीं पे लगाई बैठी हुई थी, सोची जा रही थी मैम आप? टाइम था ही मैम बहुत अब कम, देखिए, 15 टाइम मिनट्स थे। बहुत कम था। मैं कम क्या से कम बताऊं 10 मैम to कितने 15 सिनेरियो सेकंड्स में ले आप, जाते हैं एक पेज से नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए एलएमएस। इतना मैम लोड, इतना टाइम कम से लेता कम है। 10 सेकंड तो लेता ही है वो पेज क्लिनिकल लोड आते होने हैं में। तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही और है। तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे लिए ये इनफ टाइम था, बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी जो इनका मैंने वो पढ़ा, उन्होंने 40-45 सेकंड्स रखे हुए हैं कि एलएमएस के ऊपर इससे ज्यादा आपने नहीं देने। फिर भी मैंने 50-55 एमसीक्यूज का टाइम रख के 1 मिनट तकरीबन दिया है मैंने। मैम और हमारा उसमें भी रिसेंट क्विज हुआ है। मैम हमारा भी रिसेंट क्विज हुआ है फार्मा का, उसमें 10 एमसीक्यूज थे और हम लोग को 11-2 पे 15 मिनट्स क्विज मिले थे। ओपन हुआ है, यस 11-2 मैम, पे एक मैम। मैं अब इस पे कुछ भी नहीं कर सकती। आपका तो हर बच्चे का ये मसला होता है, आपका कुछ भी 2 घंटे दे दो, पूरा दिन भी दे दो, उन्होंने कहना मिस हमारे तो पूरा दिन लाइट ही नहीं आई थी इस एरिया में। मैम ये लाइट का इशू नहीं है, पर टाइम का सिर्फ कह रहे हैं कि टाइम पे अटेम्प्ट नहीं हुआ, वो सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने रीड आउट ही नहीं किए, वो इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली रीड कर सके। बहुत टाइम था, 1 मिनट बहुत टाइम था। ये आप एमसीक्यूज देख सकते हो मैम सामने 1 कितना मिनट नहीं था, आपको बता तो रही हूँ कि मैम स्लाइड 1 लोड मिनट होती है, नहीं उसमें था टाइम ना लगता है। मैम। मुझे नहीं पता फिर आप लोगों के पास क्या। मैंने जो टाइम 18 मिनट दिए थे, 18 मिनट बहुत टाइम था इन सब के लिए। 5 मिनट के अंदर मैम मैम 11 बज के मैम 2 सो मिनट पे हुए थे। क्विज ओपन हुआ है।
जी मैम मैम, बिल्कुल ऐसे तो वैसे ही वेस्ट हो गए हैं। दो पर 16 हुआ। मिनट से 16 मिनट्स में 10 सेकंड्स आप लगाएं एक पेज को दूसरे पेज पे जाते हुए, तो वो कितना टाइम उधर वेस्ट हो जाता है। तो कितने हमारे पास हार्डली जो है 12 to 13 मिनट्स बचते हैं। तो मैम उसमें कैसे हो सकता है सिनेरियोज भी हों और बाकी छोटे छोटे तो आए ही नहीं है हमारे पास एमसीक्यू, एंड जी पे थे मैम वो आई करने का यूजर स्टार्ट टाइम ही नहीं मिला। समझ नहीं आ रही, जी सिर्फ मैम, 5 ही एमसीक्यूज आपके सामने मैंने खोले सिनेरियोज हैं और वो 5 ही सिर्फ आए हैं, आपके छोटे आए ही नहीं, हो कैसे तो पॉसिबल मैम है? उन पे 1.5 मिनट आप लगा लेना उन पे, तो 8-9 मिनट तो इधर चले जाते हैं। बाकी बंदा एक्सक्यूज 5 मी ही मैम, एमसीक्यू करता है तो टाइम ओवर हो जाता है। बस 10 इतना मिनट ही से टाइम था, इससे ज्यादा टाइम नहीं था मैम। 18 मैम मिनट से देखिए हम पूरे अटेम्प्ट करते हैं ना, और फिर हमारे जैसे भी मार्क्स आते हैं हम एग्री करते हैं कि हमने सारे जी अटेम्प्ट किए मैम थे, उसके बिल्कुल बाद हमारे नंबर आए। अब हमने जो अटेम्प्ट ही नहीं किए तो हम उस पे क्या करें? अब हमारे तो फिर उसमें से तो मार्क्स नहीं बनते ना, फिर तो हम लोग जितने जितने अटेम्प्ट कर लिए फिर तो हमारे उतने में से मार्क्स होने चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मैं बार बार रिफ्रेश भी कर रहा था लेकिन जो क्विज है वो ओपन ही 11:02 पे हुआ है। ऐसे ही है मैम। यस मैम। आप लोग सर के मैम साथ ये जो आप ये तो मसले दे उन्होंने देती है जो ना टाइम, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया बनाते हैं हम तो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है कि इतने मिनट का एक एमसीक्यू लगना है, एलएमएस पे लेना है। मैं तो एलएमएस के थे ही नहीं है, तो इस पे चीटिंग बहुत होती है, दूसरा ये मसले बहुत होते हैं, मैं तो लेना ही नहीं चाहती एलएमएस के ऊपर कोई आपका इस तरह का, बट उन्होंने रखा आपने लेना है, कोई इसको लेना है। चलो देखते हैं इसके ऊपर। मैम हाँ जी बोलो। मैम मैम मसला ये नहीं है सिनेरियो बेस का, डेफिनेटली सी बात है हम इस फील्ड में उसमें सिनेरियो बेस बनते हैं ताकि हमें जाके आगे नॉलेज या प्रैक्टिकल में। लेकिन मैम मसला ये था कि एक तो एलएमएस या 11:02 पे रखता है मैम, सिनेरियो 20 मिनट्स भी होते मैम, 20 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, वो भी इतने इजी थे ना कि आप पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाए कि एक के अंदर तो था कि पूरा डिफ्यूज फैट हुआ हुआ है, डिफ्यूज व्हाइट कलर हुआ हुआ है, डिफ्यूज एक्वाजेनिक उसमें वर्ड आ गया तो आपको पता है ये डिफ्यूज हुआ हुआ है एक जगह, तो फैट ही हो सकती है ना, उसको पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है। और आप ऑप्शन पता नहीं क्या आप लोगों को मैम चाहिए। मैम 2 to 3 मिनट्स और होते तो हमारा क्विज जो है पूरा हो जाना था इजीली। मसला ये है 11:02 पे क्विज ओपन हुआ है मैम, सीरियसली बात है। पहले रिफ्रेश करते रहे हैं तो वो कहते दिस क्विज इज करंटली नॉट अवेलेबल, 11:02 पे जाके उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट क्विज। मेरे लिए फिर भी बहुत टाइम था, ठीक है। अब आप मैम लोग आपके लिए था ना, देखिए वो मैम आपके हमारे लिए लिए तो था, नहीं था ना, हमारे हम लिए तो तो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने तो उसको समझते हुए भी टाइम लगता है ना एक स्टेटमेंट को। जब तो इसमें समझने वाली क्या चीज थी, समझने के लिए आप लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट थी, फटाफट मैम आगे करते। सिनेरियो बेस्ड तो समझने होते हैं ना मैम, एक माइंड में सिनेरियो बनाना होता है, उसके लिए भी एक हाँ स्पेसिफिक सिनेरियो टाइम में चाहिए पूरे होता है। 18 मिनट लगा के बैठ गए हो, मुझे समझ से बाहर है कि 5 एमसीक्यूज थे और उसके मैम ऊपर ही 18 18 मिनट। मिनट तो थे ही नहीं, आपको यही तो बता रहे हैं 16 मिनट्स थे। चलो 16 मिनट थे, 16 मिनट भी बहुत थे। मैम क्विज ही ठीक था मैम, हम वाइवा जो है ना नहीं। वाइवा आपके बहुत होने हैं अभी, आपका फाइनल के साथ भी वाइवा है, मिड में भी जी वाइवा है, आपका जो क्लास पार्टिसिपेशन है ये भी वाइवा ही है, आपसे क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं, सारा वाइवा ही चलना है आपका, ठीक है। तो जो हो गया इसको आप देखो, मैं नहीं कह सकती कुछ भी। मैम मैं मिड की अक्सर डेट कब है मैम? किसकी मिड की अभी कुछ फाइनल नहीं 15 तक पता। होगा, 15 7 तक की मिड आई की थी हमारे पास, आई थी 7-8 से स्टार्ट होंगे हमारे पास आई थी, लेकिन अभी तक कंफर्म जो है वो करीब आगे पता चलेगी कि क्या डेट है मिड की। मैम काइंडली इस क्विज का रीटेक कर लें। रीटेक नहीं हो सकता, मैं तो अब सोची थी दूसरी क्लास का लूँ, मैं तो अब किसी का भी रीटेक नहीं लूंगी। यही मसले सबके साथ, रीटेक ले लो 10 दफा ले लो, यही मसले रहते हैं नेट के, यही मसले रहते हैं आप लोगों के। मैम नेट का नहीं मसला, किसी को भी नहीं मसला ना, टाइम का फर्स्ट इशू नहीं है था मैम। लेकिन टाइम का बहुत ज्यादा इशू था। नेट पे ना तो किसी की असेसमेंट हो सकती है इस तरह ऑनलाइन, मैं तो इसके वैसे ही खिलाफ हूँ। मुझे समझ नहीं आती यूनिवर्सिटी, जब पूरी यूनिवर्सिटी इतने ज़्यादा ये मसले चल रहे हैं तो 10,000 क्यों असेसमेंट्स रखते हैं, रखें एक ही असेसमेंट और पूरा वाइवा ले लें, ये मिड्स लो, ये असाइनमेंट्स लो, ये क्विज लो, ये फलाना लो, ये फला लो, तो आप पूरा एक ही लो असेसमेंट पूरे सेमेस्टर की। ये सेमेस्टर भी 3-4 महीने का होता है, हमारे एग्जाम होते थे ना पूरे प्रॉफ जब होते थे पूरे साल भर एक एग्जाम, बस सेंटर में भाई टेस्ट वगैरह हो गए हैं कुछ तैयारी के लिए अपना इस तरह टेस्ट हो गए। मैडम पता नहीं क्यों मैडम ये लास्ट टाइम कुछ टीचर्स ने इस तरह ही चल रहा किया है, था, समझ जैसे आती है हर एक का हमारा मसला है। हमारी एनाटॉमी की मैम हमारी एनाटॉमी की मैम ने लास्ट टाइम इस तरह ही किया था, उन्होंने मतलब हमारा मिड नहीं लिया था, उन्होंने फाइनल ही हमारा कलेक्टिवली सारी चीजें एक साथ ले ली थी।
इसी तरह कुछ हमारा पिछले दफा तो मिड्स तो हुए ही नहीं थे। टीचर ने मतलब कोई टीचर साहब अपने अपना अपना वाइवा ले लिया, और किसी टीचर ने कोई लिखने वाला अगर कोई कह रहा है कि हम लोगों ने रिटर्न लेना है तो वो अपनी कह रही मर्जी हूँ, से ऐसा नहीं रिटर्न है, ले रहा था। मुझे और इसको भी एज वाइवा ही लिया था, किसी ने भी एलएमएस पे नहीं लिया मैम। हाँ, और यस मैम, एक भी पूरे subject 2 का नहीं हुआ सेमेस्टर मैम। हमारे लिए थे, वो एलएमएस तो पे कोई फाइनल क्विज में नहीं आप हुआ। पिछला सेमेस्टर मैंने नहीं पढ़ा था, उससे पिछला सेमेस्टर जब नया नया लॉकडाउन शुरू हुआ था तब भी एलएमएस के ऊपर चला। लास्ट सेमेस्टर में इन्होंने कहा मिड्स नहीं होने। अब जो है ये यूनिवर्सिटी हमारा जो डिपार्टमेंट है यही असेसमेंट प्लान करके देते हैं हमें कि आपने क्विज भी लेने हैं, आपने मिड टर्म। इस दफ़ा हम तो खुद परेशान थे कि मिड्स क्यों ले रहे हैं, लास्ट टाइम तो मिड हुए नहीं जी। इस दफ़ा जी हमारी जो एग्जामिनेशन पॉलिसी है उनकी ये है कि इस दफ़ा मिड्स भी होंगे। ये फिर आप एग्जामिनेशन वालों से ईमेल्स करो, सब उनसे कहो कि क्यों भाई हमें इस तरह क्यों ले रहे हैं सारा कुछ, वो लोग डिजाइन मैम करते उन्होंने हैं। लास्ट मैम हम लोग ऐसे मैम ये लोग ऐसे ही करते हैं, हर चीज लेते हैं, बट मैम उस चीज से कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ टाइम से कि टाइम मैनेजमेंट बात है नहीं ना मैम। लोग मैम नहीं क्विज कर पाते। क्विज के साथ किसी को भी नहीं इशू हो रहा है, किसी चीज के साथ भी टाइम इशू का हो नहीं है, रहा है ना, सिर्फ टाइम भी टाइम उन्होंने का देख इशू। दिया। उन्होंने जो लिखा जो उनका है, उनको लगता है कि इस टाइम के अंदर बच्चा कर सकता है, इससे टाइम ऊपर हुआ तो बच्चा चीटिंग करेगा या बच्चा जो है ये उनकी तरफ से ना उन्होंने हर एमसीक्यू के लिए हमें एक बता दिया 40 सेकंड या मैक्सिमम 50 सेकंड आप दे दो। मैम मैं आपको बता रही हूँ, हमारा ये 3 days पहले जो है हमारा फार्मा का क्विज हुआ है, उसमें हम लोगों ने 10 MCQs और हमारे पास 15 मिनट्स थे, और इसीलिए हमारा अटेम्प्ट हो गया। मैम ऐसे ही होता है मैम, ज्यादा टाइम होता है, जितने एमसीक्यू होते हैं उससे ज्यादा मिनट्स होते हैं। तो पहली दफा हमने ऐसा कोई एलएमएस पे क्विज। लोड होते हुए भी टाइम लगता है, उसके लिए हम लोग को टाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया, और बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या करना है। ठीक है।